हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है। तो आज हम जिस करंट न्यूज़ के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं, इट्स अबाउट गिग इकोनॉमी एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था। इट सेज दैट प्रोटेक्ट गिग वर्कर्स बट डोंट डिसरप्ट गिग इकोनॉमी। तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स आप डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में देख सकते हो, स्पेशली अबाउट द गिग इकोनॉमी एंड गिग वर्कर्स। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि एक्चुअली गिग इकोनॉमी है क्यों, और लास्ट कुछ ईयर्स में क्यों इसके बारे में हमें इतना सुनने को मिल रहा है, क्यों ये टर्म बार बार हमें न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रही है, क्यों इंडिया में इसका इतना रुझान होना शुरू हो गया, स्पेशली आफ्टर पैंडमिक, स्पेशली जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो उन्हीं उन्हीं सब बातों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, इसको देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर बेनिफिट्स है तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे, राइट। तो यही सारी अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द टर्म गिग इकोनॉमी और बिफोर एक्सप्लेनिंग कि गिग इकोनॉमी है क्या, हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है कि व्हाट इज़ गिग। एक्चुअली गिग टर्म है क्या। अगर सिर्फ और सिर्फ गिग की बात की जाए तो इट इज़ अ टर्म, और इट मीन्स कि एनी जॉब फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और यू कैन से दैट कि एनी टेम्पररी जॉब। तो दैट इज कॉल्ड गिग। कोई कुछ ही समय के लिए कोई जॉब है, कुछ जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं गिग, राइट। जैसे हम जोमेटो वर्कर्स, जो जोमेटो स्विगी जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, वो टेम्परेरी, उनकी जो जॉब है वो टेम्परेरी है, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कितना डिलीवरी किया है, और उस हिसाब से उनको उनकी सैलरीज मिलती है, उस हिसाब से उनकी वेजेस मिलती है। उबर ओला ड्राइवर्स, कितनी राइड्स उन्होंने प्रोवाइड की है अपने कस्टमर्स को, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे गेट देयर सैलरी। अपनी वेजेस और सैलरी उनको उसी हिसाब से मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि उनको परमानेंटली कोई मंथली सैलरीज मिलेगी, नहीं, इट डजेंट हैपन। उनको उनकी राइट्स के बेसिस पे, उनकी सर्विसेज के बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो हम कह सकते हैं वो एक टेम्परेरी जॉब है, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, जब चाहे वो छोड़ भी सकते हैं, राइट। वहीं से जो टर्म आया वो गिग वर्कर आया, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया है, गिग वर्कर्स वही होते हैं जो कुछ टाइम के लिए कुछ स्पेसिफाइड सर्विस, स्पेसिफाइड काम के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ओके। इसमें जोमेटो वर्कर्स भी आ सकते हैं, या फिर आपके कुछ लोग होते हैं जो वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, राइट, जोमेटो, उबर ओला, जो ड्राइवर्स होते हैं, ये सब के सब जो है आपके गिग वर्कर्स हैं। और यू कैन से दैट फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर आपने टर्म सुनी होगी। फ्रीलांसर्स वही होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक काम के लिए उनको हायर किया जाता है, ठीक है। उनके उनके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट होता है, तो कंपनी उनको हायर कर लेती है फॉर दैट स्पेसिफिक टैलेंट ओनली, राइट। सपोज सपोज किसी इंसान के पास एक टैलेंट है कि वो लोगो बहुत अच्छा डिज़ाइन करता है, ओके। तो अगर किसी कंपनी को ज़रूरत है, कोई नया स्टार्टअप वो कंपनी स्टार्ट करने जा रही है, या फिर कोई चीज़, कोई नया एक डिपार्टमेंट वो खोलने जा रही है, एंड उसके लिए उनको एक लोगो की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस इंसान कंपनी उस इंसान को कांटेक्ट करेगी एंड उससे लोगो बनवा लेगी। तो ऐसा नहीं है कि अब वो इंसान हमेशा ही कंपनी के लिए लोगोज बनाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं कि कंपनी का काम यही है लोगो बनवाना, नो। कंपनी को बस ज़रूरत पड़ती है कुछ टाइम के लिए, और कुछ नया जब भी कोई चीज़, जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट होता है, या फिर अगर उनको लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, तो तब वो उस इंसान को हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, यहाँ पे
टैलेंट है, एक स्पेसिफिक टैलेंट था लोगो डिजाइनिंग का, ओके, लोगो डिजाइनिंग टैलेंट था, तो इसलिए इस इंसान ने एज अ फ्रीलांसर काम किया। एक मिनट, लेट मी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोगो डिजाइनिंग का टैलेंट था, he worked as a freelancer for a company, ठीक है, फ्रीलांसर फॉर अ कंपनी। तो यही, इसी चीज़ को हम गिग वर्कर भी बोलते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं, फॉर अ स्पेसिफिक वर्क के लिए उनको हायर किया जाता है। और वहीं से आपकी टर्म बनती है गिग इकॉनमी, जब ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होने लगे किसी भी इकॉनमी में, जब बहुत सारे वर्कर्स इस टाइप के आपको दिखें, इंडिपेंडेंट वर्कर्स आपको दिखें जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो तब ये टर्म बन जाती है गिग इकॉनमी, तब वो इकॉनमी कहलाती है गिग इकॉनमी। और ओके, as definition says that it is a free market system in which temporary positions are common and organization contract with independent workers for short term engagements, राइट। देखिए फ्री मार्केट सिस्टम है, कोई भी कभी भी किसी को हायर कर सकता है, और फायर मतलब फायर वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आपने मुझे किसी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से पहले फायर कर दिया तो वो मेरे राइट्स के अगेंस्ट होगा। नो, ये एक फ्री मार्केट सिस्टम है, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कीजिए और आप जाइए, अपनी सैलरी लीजिए और जाइए, ओके। तो एक टेम्पररी पोजिशंस के लिए होता है और इंडिपेंडेंट वर्कर्स के लिए होता है फॉर शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स। तो 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गिग इकोनॉमी के रिगार्डिंग, दैट इज इंडिपेंडेंट वर्कर्स नंबर 1, एंड नंबर 2 इज कंज्यूमर्स हु नीड स्पेसिफिक सर्विसेज, एंड नंबर 3 कंपनीज कनेक्टिंग बोथ, ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्कर्स क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो उस एक पर्टिकुलर कंपनी से वो हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए सैलरी ले लेते हैं। दूसरा, कंज्यूमर्स हु नीड स्पेसिफिक सर्विस, कंज्यूमर्स होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज ही चाहिए होती है उस, ठीक है। तो नंबर 3 इज कंपनीज कनेक्टिंग बोथ, ठीक है। सपोज जोमेटो है, जोमेटो एक कंपनी है, तो वो क्या करता है, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको कनेक्ट कर रहा है कंज्यूमर्स से, जिनको चाहिए फूड, अपने होम डिलीवरी चाहिए जिनको बेसिकली। तो जोमेटो इज अ कंपनी विच इज कनेक्टिंग बोथ ऑफ देम, डिलीवरी बॉयज एंड कंज्यूमर्स, राइट। एंड डिलीवरी बॉय जो यहाँ पे हो जाते हैं वो हो जाते हैं गिग वर्कर्स, ओके। तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और आपको समझ आ गया होगा कि गिग इकोनॉमी है क्या एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप, गिग इकोनॉमी का स्कोप क्या है। अगर एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, इंडियाज गिग वर्कफोर्स comprises 15 million workers employed across industries such as software, shared services and professional services। तो अभी एक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने अपना एक रिसर्च के थ्रू उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो इंडिया के गिग वर्कफोर्स है वो प्रेजेंटली अराउंड 15 मिलियन वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉय किए जा रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स लाइक सॉफ्टवेयर में, शेयर्ड सर्विसेज में एंड प्रोफेशनल सर्विसेज में। तो ये बताता है कि इंडिया में जो गिग वर्कर्स हैं और जो गिग इकोनॉमी है वो एक्चुअली ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, राइट। गिग हब्स मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलते हैं, राइट। तो जो गिग हब वहीं होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिग वर्कर्स पाए जा रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्कर्स अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम गिग हब्स बोलते हैं। तो दिल्ली, एनसीआर एंड मुंबई, ये कुछ मेट्रो सिटीज़ हैं जो एक्चुअली गिग हब्स के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो 43% आपको गिग वर्कर दिल्ली में मिलेंगे एंड अराउंड 15% आपको गिग वर्कर्स मुंबई में मिलेंगे, ओके। And according to the Global Gig Economic Index 2020, India among top 10 है in world's fastest growing freelance markets। ये दिखाता है कि स्कोप क्या है गिग इकोनॉमी का इंडिया में,
ये दिखाता है कि गिग वर्कर्स किस रफ्तार से, किस तेजी से एक्चुअली बढ़ रहे हैं इंडिया में। फ्रीलांसर्स की जो सर्विसेज है वो एक्चुअली बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। तो दिस इज द स्कोप, ठीक है। पैंडेमिक लेड बूम इन डिमांड फॉर गिग वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि आफ्टर पैंडेमिक एक्चुअली गिग वर्कर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, राइट। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इकोनॉमी क्यों इतना तेज़ी से बढ़ रही है नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। तो for instance, in August 2020, Google announced the India launch of its Cormo Jobs app to connect job seekers with opportunities in industries like on-demand businesses, retail and hospitality. अभी जैसे जब पैंडेमिक इतना आ गया था तो फिर गूगल ने एक ऐप बनाई, कॉर्मो जॉब्स ऐप, जहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा था उन लोगों से जिनको जॉब्स की ज़रूरत थी और उन लोगों तक जिनको एक्चुअली जॉब सर्विसेज चाहिए थी। तो वो एक मीडियम की तरह काम कर रहा था, एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा था कॉर्मो जॉब्स ऐप, ठीक है। तो गूगल ने ऐसा क्यों किया? गूगल ने भी तभी उसको लगा कि एक्चुअली आने वाले टाइम पे गिग वर्कर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो इसीलिए उन्होंने ये ऐप को बनाया, इस ऐप को लॉन्च किया और लोगों को कनेक्ट किया, राइट। नाउ व्हाट प्रमोट्स गिग इकोनॉमी? ऐसा क्यों है कि एकदम से गिग इकोनॉमी का इतना डिमांड होने लगी है और इतना ज़्यादा इसकी ग्रोथ होने लगी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है इसके पीछे? पहला जो रीज़न सामने निकल के आता है कि दिस जॉब कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, राइट। आप इस जॉब को कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज मुझे घर से बैठ के कुछ वेब डिज़ाइनिंग करनी है और मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए वेब डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं वो घर से बैठ के कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे उस कंपनी में जाना पड़ेगा और उस कंपनी में वहीं से काम करना पड़ेगा, नो। मैं बस कांटेक्ट करूँगी और उनसे पूछूंगी कि आपको ज़रूरत है किसी प्रोजेक्ट के लिए। वो इफ़ दे से येस, तो वहाँ से हमारी सैलरी डिसाइड हो जाएगी और फिर वो काम शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ एक कांटेक्ट करना है, फ़ोन लगाना है और आई विल गेट द जॉब, ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट जॉब होगी आपकी, वो कुछ सिर्फ और सिर्फ उस टैलेंट को प्रोवाइड करने के लिए आपकी जॉब होगी, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ही टाइम के लिए वो आपकी जॉब रहेगी, ठीक है। तो इस जॉब को कहीं से भी किया जा सकता है, सो एम्प्लॉयर्स कैन सिलेक्ट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल फॉर अ प्रोजेक्ट विदाउट बीइंग बाउंड बाय ज्योग्राफी। तो ये भी चीज़ है कि एम्प्लॉयर्स का बेस्ट टैलेंट वो हायर कर सकते हैं, अपने किसी स्पेसिफिक काम के लिए वो बेस्ट टैलेंट लेकर आ सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि अब उनको हमेशा के लिए उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनका कोई पर्टिकुलर सपोज कि अगर एक कंपनी है, उस कंपनी का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है और उसको बेस्ट वे में उसको एक आउटपुट देना है, तो वो अ, और उसके लिए किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, सपोज रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज, राइट। तो वो लैंग्वेज के लिए उसे टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, वो कंपनी जो है वो किसी को हायर कर लेगी फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, ओके। सपोज वो ए को हायर कर लेगी फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट क्योंकि ये जो ए है, ये ही इज़ एन एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए रहेगी, ठीक है। तो वो अपनी सर्विस को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा और वो कंपनी इस ए को सैलरी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और काम खत्म हो जाएगा। तो यहीं तक बात हो जाती है ख़त्म, ठीक है। तो कहीं से भी आप ये जॉब कर सकते हो और एम्प्लॉयर्स को बेस्ट टैलेंट मिलेगा। दे सीक टू डू वर्क दैट दे वांट टू डू रादर दे हैव करियर्स दे दैट मे नॉट सेटिस्फाइड देयर इनर अर्जेस। तो समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारा मन नहीं होता और हम वो किसी जॉब को ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि वो एक परमानेंट जॉब होती है, ऑल्दो मुझे बहुत मन नहीं है उस जॉब को करने का, मेरा बहुत मन नहीं लगता, मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है उस जॉब को करने का, बट क्योंकि वो जॉब एक परमानेंट जॉब है और एक सिक्योर्ड जॉब है, तो मैं उस जॉब को ले लेती हूँ। लेकिन गिग इकोनॉमी में क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि
आपको ऐसी किसी जॉब में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, कोई पर्टिकुलर टैलेंट है, तो आप जाइए जाइए अपनी सर्विस प्रोवाइड कीजिए और आप उसके लिए पैसे ले लीजिए। तो ऐसे कोई परमानेंट जॉब में फंसने की ज़रूरत नहीं होगी जो आपको पसंद ही नहीं है, जो आपका जहाँ पर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। तो आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हो, जहाँ पे एक्चुअली आपका इंटरेस्ट है, रादर देन डूइंग एनीथिंग जो आपकी इनर अर्जेस को सेटिस्फाई ही ना करे, जो आपको आपको अंदर से आए ही ना करने के लिए। तो ऐसा कोई काम ना करने से अच्छा है कि आप ऐसे करियर को चूज कर पाए कि जहाँ पर आपका बहुत इंटरेस्ट हो, जहाँ पे आपका बहुत मन हो, यू आर हैप्पी डूइंग दैट थिंग। ओके, तो गिग इकॉनमी इसीलिए अब गिग इकॉनमी इतनी ज़्यादा प्रमोट हो रही है और इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि एक्चुअली लोग अपने टैलेंट को और जहाँ पे उनको मज़ा आ रहा है काम करने में, वही काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग माइग्रेशन एंड जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, माइग्रेशन बहुत हो रहा है एक्चुअली, ये बात भी एक इशू है कि लोग जो हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस इधर से माइग्रेट कर रहे हैं। कोई रूरल से अर्बन जा रहा है, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, जो कोई कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है। प्लस जॉब ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी मिलने लगी है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि क्यों गिग इकॉनमी राइज पर है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसर्टेन बिजनेस क्लाइमेट। अनसर्टेन बिजनेस क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन। ठीक है, तो ये सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके लिए अब किसी को परमानेंटली हायर किया जाए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ना। कि कोई भी कंपनी क्या करती है, जिसके पास वो नई नई स्किल्स रहेंगी, जिसको वो नई टेक्नोलॉजीज आती होंगी, वो उसके अकॉर्डिंग हायर कर लेंगे। ओके, अगर सपोज उनको किसी प्रोजेक्ट में, कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, अब उनके पास जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जब उनको हायर किया था तब उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्किल ही नहीं थी, उनको नहीं आता था। ठीक है, लेकिन अब इस सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उनको एआई चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स अब एआई से रिलेटेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आया जो एआई से रिलेटेड है। तो अब जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, दे ऑल्सो डोंट हैव दैट नॉलेज, दैट स्किल, वो स्किल नहीं है उनके पास में। तो वो क्या करते हैं, वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को हायर कर लेंगे और जो एक्चुअली एआई में टेक्नोलॉजी से काफ़ी फैमिलियर है, जिसको एआई टेक्नोलॉजी से आती है, उसको एक्सपर्ट है उसका, तो वो उसको हायर कर लेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो क्योंकि अनसर्टेन बिजनेस क्लाइमेट हो चुका है, क्योंकि अब हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी है, हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए गिग इकॉनमी अगेन राइज करने लगी है, इसलिए हमें ऐसे गिग वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, so these are the reasons behind the rise of gig economy, कि क्यों गिग इकॉनमी इतना ग्रो कर रही है। अब कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, ऐसा गिग इकॉनमी के अभी कुछ मतलब जो हमने रीजंस देखे हैं राइज बिहाइंड द गिग इकॉनमी, वो भी एक तरीके से बेनिफिट्स ही हैं कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं। ओके, हम जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने करियर बना सकते हैं, तो ये भी कुछ रीजंस है। लेकिन कुछ और रीजंस देख सकते हैं, जैसे फुलफिल इमीडिएट डिमांड, वो एकदम से इमीडिएट डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है, तो वो इमीडिएटली हम किसी को हायर करेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली, और फिर उसको मतलब जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो उसको भेज देंगे। बेसिकली हमें उसको परमानेंटली हायर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज एक प्रोजेक्ट की वजह से, राइट। तो एक इमीडिएट डिमांड को फुलफिल करता है। बेनिफिशियल फॉर वुमेन, विमेन के लिए कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है कि समटाइम्स ब्रेक पॉइंट्स आ जाते हैं विमेन की करियर्स में, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ मैरिज। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि वो ब्रेक लेती हैं अपने करियर में। तो उस उस वजह से, उस हिसाब से जो गिग इकॉनमी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है विमेन के लिए। वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ बेनिफिशियल फॉर वुमेन।
फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी टू द वर्कर्स, ठीक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। उनको बोला जाएगा कि आपको 3 मंथ्स में जो मैं 3 मंथ्स में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है और इसको फिनिश करना है, तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अगर ये ए पर्सन को ये काम दिया गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको 9 to 5 जॉब करनी है या फिर उसको 9 to 5 जॉब करके ही ये काम करना नहीं। वो ए को तब लगेगा जिस टाइमिंग पे वो काम करना चाहेगा, उस टाइमिंग से वो काम कर सकता है। बस उसको अपने टारगेट को 3 मंथ्स के अंदर फिनिश करना होगा, सिर्फ एक यही एक कंडीशन रहेगी। अदरवाइज वो अपने अपने हिसाब से एक फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकता है। ओके। नो जोग्राफिकल बैरियर्स, अभी जैसे हमने देखा कोई जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है, कोई कहीं से भी काम कर सकता है, राइट। अगर कोई यूएसए में है और कोई यूएसए की कंपनी है तो वो इंडिया से सर्विसेज ले सकती है, ओके। यहाँ के सर्विसेज यहाँ से कुछ लोगों को हायर कर सकती है फॉर सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो कोई जोग्राफिकल बैरियर्स नहीं है। नाउ विल सी कि चैलेंजेस क्या हैं। बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, हमने रीजंस भी देख लिए ग्रोथ बिहाइंड गिग इकोनॉमी, लेकिन चैलेंजेस भी कुछ हैं जो हमें देखने हैं। जैसे अनरेगुलेटेड नेचर है। अभी अभी ये सेक्टर फॉर्मल नहीं है। जैसे मैंने बात की कि जो फॉर्मल सेक्टर होता है, जो परमानेंटली हम जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एक सोशल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी होती है, आपको डिफरेंट बेनिफिट्स हो गया, आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए, आपको हाउस अलाउंस हो गए, तो ये इस टाइप के डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, राइट। लेकिन ये जो सेक्टर है, ये सिंस एक टेम्प्रेरी जॉब है, सिंस इसमें यहाँ पे हम परमानेंटली हायर नहीं कर रहे हैं, तो एक अनरेगुलेटेड नेचर है, ठीक है। उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ना उनको कोई रेगुलेट कर रहा है यहाँ पे। अगर सपोज उनको कोई ये बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉय को, तो वो अपने राइट्स के अगेंस्ट जाकर फाइट कर सकता है, अपने राइट के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकता है, अपनी वॉइस को रेज कर सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि अगर ऐसा हो जाए कि ए इंसान ने अपनी सर्विस तो प्रोवाइड कर दी, बट उस कंपनी ने, बी कंपनी ने सैलरी देने से मना कर दिया, तो फिर वो ए किसके पास जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि भाई कि एक अपनी वॉइस को ऐसे रेज कर सके, तो इसलिए अनरेगुलेटेड है अभी, ओके। नीड फॉर स्किल्स की नीड है, क्योंकि अगर आपको गिग इकोनॉमी में मतलब गिग वर्कर की तरह काम करना है, तो आपको एक जो स्किल है आप उसमें बेस्ट होना चाहिए, तभी आपको कोई हायर करेगा, राइट। आपके आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होनी चाहिए जिसमें आप बेस्ट हो, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो गिग वर्कर की तरह काम करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए। गिग इकोनॉमी को हमें बढ़ावा देना है अगर, तो वी नीड टू प्रोवाइड स्किल्स टू द पीपल, सो दैट कि वो अपने टैलेंट को पहचान सके या फिर अपने स्किल पे काम कर सके और स्किल के अकॉर्डिंग अपना करियर बना सके, राइट। नो मैकेनिज्म ऑफ रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल की बात करी कि अगर किसी को सैलरी नहीं मिलती है अपने काम के लिए, अपनी सर्विस के लिए, तो वो कहाँ पे जाएगा? कोई रिड्रेसल ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे उनकी बात को सुना जा सके, जहाँ पे उनके डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। तो अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने सेटअप नहीं किया है, राइट। डिमांड सप्लाई मिसमैच। इतने सारे इंडिपेंडेंट वर्कर्स हमारे पास हो चुके हैं, लेकिन उस हिसाब से जॉब्स नहीं है, उस हिसाब से हमारे पास उनको देने के लिए नौकरियां नहीं है, तो एक डिमांड सप्लाई मिसमैच है। तो ये कुछ चैलेंजेस है सामने। तो लेबर कोड फॉर गिग इकोनॉमी, जैसे अभी कुछ लेबर कोड्स की बात हुई थी कुछ लास्ट ईयर भी, ठीक है, लेबर कोड्स आए थे, तो उन लेबर कोड्स में गिग वर्कर को एक अलग से एक बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये एक अच्छा मूव था फॉर द गिग इकोनॉमी, फॉर द गिग वर्कर्स, ठीक है। देखते हैं क्या है। Code on Wages 2019 provides for universal minimum wage and floor wage across organized and unorganized sectors, including gig workers.
राइट। तो जो कोड ऑन वेजेस 2019 आया था, उन्होंने बोला था कि जो मिनिमम वेज और जो फ्लोर वेज है वो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए दी जाएगी, और उसमें इंक्लूडेड होंगे गिग वर्कर्स भी। बेसिकली उन्होंने गिग वर्कर्स को भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काउंट किया है। तो अगर कोई मिनिमम वेज होती है, सपोज अगर गवर्नमेंट बोलती है कि 200 रुपीज़ है, ठीक है, और 200 रुपीज़ से नीचे कोई भी कंपनी या आप नहीं दे सकते हो, आपको इतनी वेज तो प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी, आप इससे नीचे कोई भी काम नहीं ले सकते हो। मतलब आप ये नहीं है कि आपने कोई काम करा लिया और वो उसको आपने सिर्फ 150 रुपीज़ दे दिए, इट इज़ नो, ये नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो वो पर्टिकुलर इंसान उसके अगेंस्ट अपनी मतलब लीगली तरीके से अपनी वॉइस को रेज कर सकता है, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी है वो गिग वर्कर्स को भी दी गई। बेसिकली गिग वर्कर्स के लिए भी ये बोला गया है कि उनको एक मिनिमम वेज रखी जाएगी, तो उससे नीचे पैसे नहीं दिए जाएंगे, उससे ऊपर ही पैसे उनको देने होंगे, उससे ऊपर ही उनको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 रिकॉग्नाइजेस गिग वर्कर्स एज अ न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी, ठीक है। तो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020, उन्होंने गिग वर्कर्स को एक न्यू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी की तरह रिकॉग्नाइज किया है। अगर उन्होंने एक ऑक्यूपेशनल कैटेगरी की तरह रिकॉग्नाइज किया, दैट मीन्स कि उनको जो दूसरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वर्कर्स को, वो गिग वर्कर्स को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन कुछ इश्यूज है। अब इन सिक्योरिटी कोड में बात तो की है कि ठीक है, हमने गिग वर्कर्स को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम वेज होगी, ठीक है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, वो देख लेते हैं। नो गारंटी ऑफ बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स की बात तो कर ली, लेकिन कोई गारंटी नहीं दी है। कोड में कहीं भी ऐसे डिफाइन नहीं है कि भाई ठीक है आप एलिजिबल तो हो उन बेनिफिट्स के लिए, कि लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है कोड में। उन्होंने बोला कि यू आर एलिजिबल फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट्स, लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट एक्सेट्रा। लेकिन एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि बेनिफिट्स जो है वो गारंटीड है, ठीक है। तो उन प्रोविजंस को बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। तो दिस इज द वन इशू विद द सिक्योरिटी कोड। नेक्स्ट इज है कि नो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली कोड में ये भी बोला गया है कि वेलफेयर स्कीम्स और वेलफेयर मेजर्स लेने होंगे गिग वर्कर्स के लिए या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, और वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स की एंड वर्कर्स की। इन तीनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनको कुछ वेलफेयर मेजर्स लेने होंगे गिग वर्कर्स के लिए या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज सेम एज गिग वर्कर, ओके। तो लेकिन ये कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि एक्चुअली कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कि सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वर्कर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो ऐसा अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिर तो सब यही बोलेंगे कि हम इतना क्यों करें या फिर हम इतना क्यों करें। तो इस प्रोविजन को भी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, क्लियरली डिमार्केट नहीं किया गया है। तो दिस इज द सेकेंड चैलेंज और सेकेंड इशू विद द सिक्योरिटी कोड। अब देख लेते वे फॉरवर्ड क्या है। क्लियर डिमार्केशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है। हमने देख तो लिए कि बेनिफिट्स क्या हैं, फिर चैलेंजेस क्या हैं, फिर लेबर कोड्स में किन बातों को बोला गया है। लेकिन अभी हमें करने की क्या ज़रूरत है, अभी और क्या करने की ज़रूरत है कि गिग इकोनॉमी को या फिर गिग वर्कर्स को हम सिक्योर कर पाए। क्लियर डिमार्केशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही चीज़ है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिमार्केट करना पड़ेगा, ठीक है। कि जो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स है, फिर जो कंपनीज जो हायर करती गिग वर्कर्स को, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टूवर्ड्स गिग वर्कर्स। तो वो डिमांड उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइंड करना पड़ेगा, सो दैट कि अगर कोई गिग वर्कर के सामने ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे उसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो या उसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, तो उसको पता हो कि उसको जाना किसके पास है, राइट। नेक्स्ट इज कंसर्टेड एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। हमें कंसर्टेड एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, मतलब गवर्नमेंट को, कंपनीज को, वर्कर्स को साथ में मिलके कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है फॉर द गिग इकोनॉमी, ठीक है। तभी हम अपनी गिग इकोनॉमी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, उसका फ़ायदा ले पाएंगे टू द मैक्सिमम लेवल, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गिग इकोनॉमी, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से।
कि एक्चुअली गिग इकोनॉमी क्या है, और अब जो भी आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे उनको। प्रीवियस वीडियो के आंसर देख लेते हैं। 5G टेक्नोलॉजी पे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, देखा था, तो उसका जो आंसर है, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। फिफ्थ जनरेशन इज द लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स, यस इट इज ट्रू। FG ओनली वर्क्स इन हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, नो। हमने देखा था कि वो तीनों स्पेक्ट्रम में काम करता है, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 5G is said to be as much as 100 times faster than 4G. Yes, it is true. ठीक है, it is 100 times faster. So answer is D. आज की वीडियो के ऊपर MCQ देख लेते हैं। So statement 1 says that gig worker is a permanent worker who follows a traditional employee-employer relationship. And second statement is Code on Social Security 2020 recognize gig workers as a new occupational category. आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, तो ठीक, तो वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। होपफुली यू लाइक द वीडियो, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।